आइसोस्टेसी भू संतुलन। आइसोस्टेसी से आशय भूपटल की एक संतुलन की स्थिति में होने से है। पृथ्वी के विभिन्न उच्चांचों यथा पर्वत, पठार और मैदान के घनत्व संबंधी अध्ययन पर आइसोस्टेसी आधारित है। भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग डटन महोदय द्वारा किया गया, जिन्होंने विभिन्न उच्चांचों के घनत्व में अंतर का अध्ययन कर यह निष्कर्ष दिया कि उच्च उच्चावच यथा पर्वत, निम्न उच्चावच यथा सागरी बेसिन की अपेक्षा निम्न घनत्व की चट्टानों द्वारा निर्मित है। पृष्ठभूमि। विभिन्न प्रकार के अध्ययनों से वैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि न केवल पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाने पर घनत्व में अंतर आता है, अपितु पृथ्वी की एक निश्चित गहराई पर उपस्थित परत के सापेक्ष सतह की ओर आने पर भी चट्टानों का घनत्व कम होता जाता है। एरियन महोदय द्वारा किए गए परीक्षण से भी यह स्पष्ट होता है कि समान भूप्रदेश में अलग अलग घनत्व की चट्टानें उपस्थित हो सकती हैं। आइसोस्टेसी भू संतुलन। आइसोस्टेसी पृथ्वी के महाद्वीपों व महाद्वीपों के मेंटल पर गति की स्पष्ट व्याख्या करता है। आइसोस्टेसी से आशय एक संतुलन की स्थिति है जहां भू दृश्यों के निर्माण को गतिक अवस्था द्वारा समझाया जाता है। भू संतुलन में यह माना जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सियाल की परत अधिक घनत्व वाले सीमा पर संतुलन की स्थिति में है। पृथ्वी के गहराई पर एक क्षतिपूर्ति स्तर उपस्थित होता है जो कि एक समान घनत्व दाब का क्षेत्र है, जिससे ऊंचाई पर जाने पर चट्टानों का घनत्व घटता जाता है। अर्थात पहला ही क्रस्ट का घनत्व मेंटल से कम है, इसलिए यह तैरती हुई अवस्था में उपस्थित है। दूसरा की ऊंचाई के साथ चट्टानों का कम घनत्व के होते जाना आर्किमिडीज के सिद्धांत की ओर भी अग्रसर करता है। प्रेट महोदय का परीक्षण। प्रेट महोदय द्वारा लकड़ी के समान घनत्व वाले टुकड़ों को तरल के साथ तैरती हुई अवस्था में इस बात के परीक्षण हेतु छोड़ा गया कि क्या समान घनत्व के लकड़ी के टुकड़े एक समान ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। प्रेट महोदय का निष्कर्ष। प्रेट महोदय द्वारा जब समान घनत्व परंतु अलग अलग आकार के लकड़ी के टुकड़े को तरल पर मुक्त अवस्था में तैरते हुए छोड़ा गया, तब यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक लकड़ी का टुकड़ा जिसका आकार जल की सतह से जितना अधिक है वह जल की सतह के नीचे भी उतनी ही गहराई तक उपस्थित है। अर्थात क्षतिपूर्ति स्तर से ऊपर जाने पर चट्टानों का घनत्व कम होता है, परंतु संरचना उतनी ही गहराई तक उपस्थित रहती है। सियाल सीमा मतलब पर्वत जितना ऊंचा होगा पर्वत उतना नीचे होगा। यह परीक्षण प्रेट महोदय द्वारा कापर के टुकड़े द्वारा भी दोहराया गया था, जिसके निष्कर्ष एक समान प्राप्त हुए। इस परीक्षण को प्रेट मॉड्यूलेशन तकनीक भी कहा जाता है। प्रेट महोदय का यह सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत को पृथ्वी के महाद्वीपों व महासागरों के क्रस्ट हेतु उपयुक्त बनाता है। सर जॉर्ज एवरेस्ट का सिद्धांत। सर जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा हिमालय के संदर्भ में विशेष अध्ययन किए गए, जिसके अनुसार हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह सिद्ध किया गया कि सर जॉर्ज एवरेस्ट का यह परीक्षण हिमालय। वेगनर के सिद्धांत की आलोचना या सीमाएं। वेगनर के सिद्धांत में विरोधाभास। एक और वेगनर के द्वारा महाद्वीपों के विस्थापन हेतु बिना प्रतिरोध के सियाल की सीमा पर गति को आधार माना गया, जबकि इसी गति के कारण महाद्वीपों पर पर्वतों के निर्माण की व्याख्या की गई। दूसरा कि वेगनर के सिद्धांत हेतु बल। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपों के विस्थापन हेतु मुख्य क्रियाकारी बल ज्वारीय बल को माना गया, जो कि सूर्य, चंद्रमा जैसे बाह्य पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जन्म लेता है को माना गया था। यह स्मरणीय कि ज्वारीय बल महाद्वीपों विस्थापन हेतु अपर्याप्त है, क्योंकि महाद्वीपों को विस्थापित करने हेतु वर्तमान ज्वारीय बल से लगभग 10 लाख गुना अधिक शक्तिशाली ज्वारीय बल की आवश्यकता है। वेगनर के सिद्धांत में तथ्यात्मक त्रुटि। तीसरा है, वेगनर के सिद्धांत द्वारा महाद्वीपों के ध्रुवीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन हेतु भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को सर्वाधिक माना गया था, जबकि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल
ध्रुवों पर उपस्थित होता है। वेगनर के सिद्धांत की विशेषताएं। वेगनर का सिद्धांत वह प्रथम सिद्धांत रहा जिसने महाद्वीपों के विस्थापन को वैज्ञानिक रूप से समझाने का प्रयास किया। मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के पूर्व महाद्वीपों के विस्थापन हेतु केवल कार्टोग्राफिक साक्ष्य ही उपस्थित थे। वेगनर का सिद्धांत एक सीमा तक पूर्णतः वैज्ञानिक साक्ष्यों से महाद्वीप स्तर पर हुए हलचलों को समझाने में सफल रहा। वेगनर के सिद्धांत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक साक्ष्य पराचुंबकत्व को माना जाता है, जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक साक्ष्य है।